स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, विंटर वॉर में सोवियत आर्मी जो थी अपने 7.5 लाख सैनिकों के साथ में फिनलैंड के ऊपर चढ़ाई कर देती है। फिनलैंड के पास उस समय करीबन 3 लाख सैनिक थे। साफ समझ आ रहा था, जो हकीकत सामने दिख रही थी कि सोवियत आर्मी के पास सैकड़ों टैंक्स है, एम्यूनिशन है, असला बारूद है, मैन पावर है। फिनलैंड के पास इस तरह से चीज़ें ये सब नहीं है और साफ नज़रिया ये सामने आ रहा था लोगों का कि परिणाम जो होगा वो ये है कि फिनलैंड ये जंग हार जाएगा। लेकिन कैसे एक स्नाइपर ने सोवियत यूनियन की इस जंग में, विंटर वॉर में, पूरी ताकत को ख़त्म कर दिया था। कहानी ये है, कहानी है सीमो हेहा की। कहानी है उस स्नाइपर की जिसको आज दुनिया का, पूरे इतिहास का आज तक के डेडलीस्ट स्नाइपर कहा जाता है। ग्रेटेस्ट स्नाइपर के नाम से उसको बुलाया जाता है। सीमो हेहा के बारे में आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो कौन है ये सीमो हेहा, क्या इनका पूरा जीवन रहा, कैसे उन्हें द वाइट डेथ का टाइटल मिला। उन्हें कहा जाता है द वाइट डेथ। और यकीन मानिए कि अगर बर्फ़ की चादर में, एक खुले मैदान में जंग के, अगर वो आपके सामने भी हैं, आप उनके सामने भी आ जाएं, तब भी आप देख नहीं पाएंगे कि वो हैं कहाँ। तो उन्हें असल में कई लोग कहते हैं कि वो एक तरह से भूत की तरह उन्हें देखा जाता है, एक प्रेत की तरह के हैं भी और नहीं भी, कब आते हैं जाते हैं पता नहीं चलता। और इसी स्किल के चलते आज तक सीमो हेहा के जो किल्स हैं, 505 कंफर्म किल्स बताए जाते हैं। इन स्नाइपिंग के जगत में ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप देखें इसको तो 505 कंफर्म किल होना बहुत बड़ी बात है। तो ये सीमो हेहा जिनकी आज पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं कि कैसे वो पारंगत हुए इस पूरी स्नाइपिंग स्किल्स में। खासकर 3P जो होते हैं दोस्तों, वो स्नाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, मायने रखते हैं। वो है प्रैक्टिस, पेशेंस और पोजीशन। तो इस 3P का जो गेम है, इसको कैसे उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग किया, किस तरह से वो बर्फ़ के बीच में इस तरह गायब हो जाते थे, सामने वाले को दिखते ही नहीं थे। सामने वाले को देखने के लिए वो क्या क्या अलग उनकी स्किल्स थी, जिनको दिन में, रात में जब उन्हें समय मिलता था तो करते थे। उसके बाद में उन्होंने खुद को इस तरह से मास्टर कर पाया। सारी चीज़ें आज आपको इस एपिसोड में पता चलेंगी। ये भी पता चलेगा कि कब वो इंजर्ड हुए और उसके बाद में दुनिया से अलग किस तरह से रहने लगे। तो आज का ये एपिसोड पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। बातचीत का सिलसिला वहाँ पे हमारे आपके बीच में चलता रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 17 दिसंबर 1905 से। ये वो दिन था जब फिनलैंड के करेलिया रीजन के अंदर एक छोटा सा गाँव केस्किन, वहाँ पर जन्म होता है सीमो हेहा का। करीबन एक किसान परिवार था जिसमें जन्म हुआ और 8 भाई बहन थे। सीमो हेहा जो थे, ये जो परिवार जिस एरिया में रहता था, यहाँ देखा गया कि बचपन से ही जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ थीं। बेसिकली ये था सामने कि सर्दियाँ बहुत कठोर पड़ती थीं, बहुत ख़तरनाक सर्दी पड़ती थी। एरिया जो था ये जंगलों से घिरा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे जब ये बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे, जो भाई बहन थे सीमो के, तो यहाँ उनको उनके माता पिता जो थे वो शिकार करना भी सिखाते थे, स्कीइंग भी सिखाते थे। इसके अलावा निशानेबाजी जो थी, इसमें भी महारत हासिल कराते थे, क्योंकि यही था यहाँ पे जीवन यापन कभी भी आपको किसी भी परिस्थिति में करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो सीमो थे, उनके पिता उनको सिखाया करते थे। अच्छा, इस बीच में पिता ने पढ़ाई के साथ साथ सीमो को निशानेबाजी जब सिखाना शुरू की, तो उन्होंने उनको सबसे पहली स्किल सिखाई कि आखिर दूरी का अनुमान कैसे लगाते हैं। ये लोग उस समय पर दरअसल जो टिमिड बर्ड्स होती हैं, कई सारी ऐसी छोटी चिड़ियाँ होती हैं जो ज़रा सी हरकत पे ही उड़ जाती हैं, तो उनका शिकार करना सिखाते थे पिता इन्हें। और उसमें भी ये चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाया करते थे कि आखिर वो जो दूरी है तुम्हारे और उस चिड़िया के बीच में, उसका अनुमान कैसे लगाया जाए, किस तरफ हवा है उसका अनुमान कैसे लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो छोटे छोटे पक्षियों के शिकार के साथ सीमो को उनके पिता ने बचपन से सिखाना शुरू कर दिया था। ये सारी चीज़ें आगे चलती हैं। ये जो पर्यावरण का, हवा का, मौसम का जो एक तरह से स्टडी थी उनकी बाकी पढ़ाई के साथ में, ये यहाँ पे चलना शुरू हो चुकी थी। वो समझ रहे थे कि किस तरह से हवा का रुख होता है तो आपका निशाना कैसे भटक सकता है, मौसम के अकॉर्डिंगली आपको कैसे छुपकर किसी भी पक्षी को या जानवर का शिकार करना है। ये सारी चीज़ें लगातार चलती हैं। सीमो की उम्र हो जाती है 17 साल। 17 साल की उम्र में सीमो फिनिश जो सिविल गार्ड थे उनको ज्वाइन करते हैं। एक तरह से ये एक ऐसी ज्वाइनिंग थी जहाँ पे उन्होंने अपने कोर्स के बाद में, अपने क्लासेस के बाद में, स्कूल के बाद में सिविल गार्ड्स को फिनलैंड के इनको ज्वाइन किया। और यहाँ पे इस दौरान में उनकी जो निशानेबाजी की ये जो कला जो बचपन से अब तक विकसित हुई थी, उस पर अब पूरी दुनिया भर की, पूरे खासकर फिनलैंड की नज़र पड़ने लगी। हुआ क्या कि यहाँ पे काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं होती थी, कई सारे कंपटीशन होते थे, शूटिंग कॉम्पिटिशन्स। इनमें सीमो ने पार्ट लेना शुरू किया और सामने ये देखा गया कि हर निशानेबाजी की प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन पे वो हमेशा रहते थे।
इस तरह से घर में जो ट्रॉफियाँ थी उनका अंबार लगने लगा, कई सारे उनको जो मेडल्स थे वो भी मिला करते थे। अच्छा, 1925 आ जाता है, ये करीबन अब 19 साल की उम्र थी, 2 साल बीतते हैं यहाँ से, 1925 आया। 19 साल की उम्र में मैंडेटरी फिनलैंड के अंदर जो सैन्य सेवा में जाना, आर्मी में जाना मैंडेटरी था, तो यहाँ पे सिमो भी आर्मी में जाते हैं फिनलैंड की और साइकिल बटालियन के अंदर अपना कमीशन ले लेते हैं। अब यहाँ पे वो कमीशन होते हैं। ये जो बटालियन थी, बताया गया कि यहाँ पे उनकी प्रतिभा को, इस जो शूटिंग की प्रतिभा है इसको और निखारा गया। कॉर्पोरल बनते हैं, अपनी शूटिंग की जो स्किल्स थी उसको और सामने लोगों को दिखाते हैं। 1927 में एक दफ़ा ये देखा गया कि एक लगातार शूटिंग का ट्रेनिंग जो थी वो चल रही थी। 1 मिनट के अंदर उन्होंने 6 बार सटीक निशाना लगाया था एक ही जगह पर। 1 मिनट के अंदर 6 बार एक ही जगह सटीक निशाना, और ये 1925 का साल था। उस समय पर बहुत बड़ी बात मानी जाती है, खासकर फिनलैंड के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो लगातार वहाँ देखी गई इनकी, और ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। तो जब वो कॉर्पोरल थे यहाँ पे बाईसाइकिल बटालियन के अंदर, तो उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगे थे। ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अब वक्त जो है वो बदलने वाला था। सिमो के लिए भी वक्त बदलने वाला था और फिनलैंड के लिए भी। दरअसल 30 नवंबर 1939 आता है, ये वो दिन था जब विंटर वॉर शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि स्टालिन ने, सोवियत यूनियन ने फिनलैंड के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी थी। स्टालिन ने दरअसल 40 लाख की टोटल पॉपुलेशन वाले फिनलैंड को 1.5 करोड़ की जो टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन है सोवियत संघ की, सोवियत पावर के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। और अब ये जंग जो थी ये निर्धारित थी कि ये होनी है। इसी जंग को आप जो है वो विंटर वॉर के नाम से जानते हैं। खैर, इस समय पर फिनलैंड के कई सारे लोगों ने आह्वान किया कि भाई हम भी जाएंगे जंग में, हम भी सामने आएंगे। अब सिमो जो थे वो इस समय पर एक साधारण किसान भी थे, पहले से उनका एक आर्मी का थोड़ा बैकग्राउंड भी रह चुका था, कुछ सालों तक की सर्विस कर चुके थे, 33 साल करीबन की उम्र थी। तो वो भी अपने देश के लिए आगे बढ़ते हैं और इस जंग में, विंटर वॉर के अंदर हिस्सा बनने के लिए आगे सामने पहुंच जाते हैं अपनी एक पुरानी M28 राइफ़ल के साथ। वही राइफ़ल जो बचपन से वो यूज़ करते हुए आ रहे थे, उनको एक दी गई थी उनके पिताजी के द्वारा जानवरों का, पक्षियों का शिकार करने के लिए। अब यहाँ पे जब ये जंग शुरू होती है तो फिनलैंड की आर्मी के 13वीं बटालियन में, इन्फेंट्री रेजिमेंट में ज्वाइन करते हैं आसिमो। और इसके बाद यहाँ पे लडागो लेक के पास नॉर्थ में एक कोला रीजन है, वहाँ पे उनको तैनात कर दिया जाता है। इस कोला रीजन में सिमो दरअसल एक स्नाइपर के तौर पर तैनात हुए थे। एक ऐसा स्नाइपर जो कि जिसकी हाइट करीबन 5 फीट की हाइट है, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी एक भूमिका निभाता था उनको छुपने के लिए। बर्फ़ के उस चादर में, बर्फ़ के उस मैदान में बताते हैं कि 5-5 मीटर गहरी पूरी बर्फ़ की चादरें थी जो जम जाती थी, -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता था। तो क्या सिमो यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं, आसानी से वो छुप सकते थे, उनका इस तरह का पर्सनैलिटी थी। युद्ध शुरू होने के 17 दिन के बाद, बताया जाता है 17 दिसंबर 1939 का वो दिन था जब सिमो ने अपना 34वां जन्मदिन जो था वो लडागो लेक के पास में कोला युद्ध क्षेत्र जो था उनका, वहीं पे इसको मनाया। इसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। फिनलैंड दरअसल इस पूरे युद्ध के बीच के अंदर फिनलैंड को इस तरह से देखा जा रहा था कि ये डेविड बनाम गोलायत का युद्ध है। आपने सुना होगा कई बार, अक्सर इस गिनती को, इस कहावत को सुना होगा कि एक तरफ डेविड है, एक तरफ गोलायत है। तो यहाँ पे ये सामने दिख रहा था कि सोवियत जो है उसके पास काफ़ी सारे टैंक्स हैं, तोपखाने हैं, उसके पास में बहुत बड़ी सेना है। सामने जो फिनलैंड है, फिन के पास में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फिन के पास में जो चीज़ थी फिनलैंड के पास में, वो थी उसकी ज़मीन, उसकी ज़मीनी समझ। वो ये जानता था कि हमारी ज़मीनी समझ क्या है। वो वहाँ के जो वेदर कंडीशंस थे, जो मौसम था, उसको पूरी तरह से जानता था। अच्छा, यहाँ पे ये देखा जा रहा था कि करीबन 2 से 5 मीटर की गहरी बर्फ़ थी, घने जंगल थे, बर्फ़ की चादर पूरे में फैली रहती थी, -30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरता था। और इन सब के बावजूद सोवियत सैनिक जो थे, जो बड़ी संख्या में लगातार फिनलैंड के ऊपर आगे बढ़ रहे थे फिनलैंड पर कब्जा करने के लिए, उनके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उनको कठिनाई दे सकती थी। सोवियत के सैनिकों के साथ दरअसल ये था कि वो तैयार नहीं थे इस जंग के लिए। ये देखा गया कि उनको स्कीइंग नहीं आती थी बर्फ़ में, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप जा रहे हैं बर्फ़ में और युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको कई सारे अलग अलग जो एक्टिविटीज़ आइस की होती हैं, आइस रीजन की, तो वो आप आनी चाहिए। स्कीइंग नहीं आती थी। इसके बाद सोवियत के सैनिकों के पास सर्दियों के जो प्रॉपर कपड़े होने चाहिए थे वो नहीं थे। दूसरी तरफ थे फिनलैंड के लोग, चाहे वो गिनती में कम थे सोवियत संघ से, लेकिन इसके बावजूद वो उस नेचर में माहिर थे। वो जो इन्वायरमेंट था, वो जो वेदर कंडीशंस थी, उसमें वो माहिर थे। वो जानते थे कि किस तरह से इस ठंड में काम करना है, किस तरह अपनी बॉडी को नॉर्मल रखना है, टेम्परेचर नॉर्मल रखना है, अपने वेपन्स को, अपने एमिनिशन को नॉर्मल रखना है इतनी कठोर ठंड में।
इन्हीं सैनिकों में फिनलैंड के सिमो भी थे, अपनी पोजीशन ले चुके थे एज अ स्नाइपर। सिमो को देखा जाता था कि वो अपने सफ़ेद कलर के स्नो सूट में, आप ये देखिए कि सफ़ेद बर्फ़ की चादर है, उस पर वो अपना सफ़ेद स्नो सूट लाते थे और उसके ऊपर अपना जो मास्क था वो लगा के अपने चेहरे पर अपनी स्नाइपर को भी एक मास्क पहनाते थे वाइट कलर का, तो जिससे ना उनकी बंदूक दिखती थी, ना उनकी राइफ़ल दिखती थी M28, ना उनका चेहरा दिखता था, ना बॉडी दिखती थी, सब कुछ सिर्फ वाइट। बर्फ़ के अंदर पूरी तरह से खुद को समा लेते थे एक तरह से कि मतलब आप पहचान नहीं सकते कि सामने इंसान है या फिर प्लेन एक बर्फ़ का पूरी ज़मीन है। सिमो ने खैर अपनी यहाँ पे जो राइफ़ल उनकी थी वो इनको सेना की तरफ से नहीं दी गई थी, इनकी एक खुद ही पुरानी M28 राइफ़ल थी जिससे वो बहुत समय से, सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे थे, इनफैक्ट बचपन से ही उसको चलाते आ रहे थे, वो जानते थे कि उसको कैसे यूज़ करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सामने आती है कि स्नाइपर होने के बावजूद सिमो की राइफ़ल में कोई टेलीस्कोप नहीं था, वो टेलीस्कोप यूज़ ही नहीं करते थे। उन्होंने जो एक राइफ़ल में आप लोगों ने देखा होगा, एक आयरन स्नाइपिंग के लिए एक आयरन साइट आती है स्नाइपिंग के लिए, M28 में खासकर पुरानी जो राइफ़ल्स हैं, एक आयरन साइट अलग से दी जाती है जो इनबिल्ट होती है, आप उसको अलग से लाके लगवा भी सकते हैं अपनी किसी नई राइफ़ल के अंदर। तो ये जो आयरन साइट थी वो उसको यहाँ पे आगे रखते थे। सिमो का दरअसल ये कहना था कि अगर वो टेलीस्कोप को यूज़ करेंगे तो वो स्नाइपिंग के लिए भले ही हो सकता है कि उनको कारगर ज़्यादा साबित हो, अच्छा साबित हो, लेकिन धूप की अगर जो रोशनी जो उससे रिफ्लेक्ट होगी तो सिमो की जो पोजीशन है वो दुश्मन को पता चल जाएगी और उनकी स्थिति जब एक बार उजागर हो गई तो खेल ख़त्म। तो ये वो इसलिए इसको कभी भी उन्होंने टेलीस्कोप को आगे सामने नहीं रखा, वो हमेशा जो आयरन साइट होती थी उसको आगे रखते थे। तो खैर ये युद्ध शुरू हुआ। सिमो की इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने महारत अपनी हासिल की, 505 किल्स कैसे किए, कन्फर्म किल्स। तो ये सारी चीज़ें थी, बंदूक भी वही थी, उनकी राइफ़ल भी वही थी जिससे वो वर्षों से अपना हंटिंग जो थी वो करते हुए आ रहे थे। अच्छा, इसके अलावा उनका अंदाज़ बहुत ज़्यादा अलग थे, उन्होंने कुछ अलग तरीके की चीज़ें करना शुरू की। पहली चीज़ तो वो अकेले काम करते थे, उन्हें आसपास अपने कोई भी नहीं चाहिए था, शिकारी की तरह पूरी तरह से रहते थे। उन्होंने अपनी स्नाइपर के लिए नेस्ट बनाए, बर्फ़ के ऐसे टीले बना रखे थे आसपास, कुछ ऐसे बर्फ़ के टीले जिन पर वो हर बार बर्फ़ की परतें जो थी उनको चढ़ा देते थे, बड़े बड़े इस तरह के टीले से जिनके पीछे छुपकर वो रह सकते थे। ये सारी चीज़ें बनाना शुरू की। इसके अलावा उन्होंने छोटी छोटी ट्रिक्स को अपनाना शुरू किया। कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जिसमें राइफ़ल के आगे, जब वो राइफ़ल मान लीजिए सामने उन्होंने कहीं पे लगा रखी है, उसके आगे की जो बर्फ़ होगी उसके ऊपर वो पानी डाल दिया करते थे। अब पानी क्यों डाला जाता था कि जिससे जैसे ही जो मूवमेंट होगा, जब गोली चलेगी, राइफ़ल के मूवमेंट से या गोली चलने के समय पर जो आगे की बर्फ़ है वो उस प्रेशर से उचके ना, वो अगर ऊपर आएगी तो जो एनिमी है या जो दूसरे और लोग हैं वो उनकी पोजीशन को एक्सपोज हो जाएगी, उनकी पोजीशन, वो उन्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ से गोली चली है। इस वजह से वो पानी डाल के रखते थे राइफ़ल के आगे की जो बर्फ़ थी उस पर। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या करते थे, अपने मूवमेंट्स को छुपाने के लिए वो अलग अलग आवाज़ों का, जंगली जानवरों की आवाज़ों का, कहीं से धुआं उड़ाने का, धुएँ से तो काफ़ी बार बचते थे कि किसी दूसरी तरफ से धुआं उड़ा दिया किसी चीज़ को जला कर या इस तरह की चीज़ें करके, तो ये सब चीज़ें ज़रूर करते थे। उसके बाद ये बताया जाता है कि वो अपने जो तोपखाने होते थे उनकी आड़ में हमेशा रहते थे। कभी एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना होता था तो तोपखानों की आड़ का इस्तेमाल किया करते थे। ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, सिमो के अंदर कुछ और चीज़ें थी जो बहुत ही उनको यूनिक बनाती थी। यूनिक कुछ इस तरह से बनाती थी कि नक्शे, क्योंकि उस समय पर उतने ज़्यादा थे नहीं उनके पास में, फिनलैंड के पास नक्शे प्रॉपर उन एरियाज़ के आ नहीं पाए थे क्योंकि सडन ये जो आक्रमण था वो किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। तो नक्शे क्योंकि थे नहीं तो सिमो अपनी हर एक पोजीशन को अपने दिमाग में इनबिल्ट कर लेते थे, उसको मेमोराइज़ कर लेते थे, और उसके बाद में अगर वो कभी दोबारा किसी उसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा किल किए हैं या वो जहाँ पे सेफ थे, तो वो इलाकों को मेमोराइज़ कर लेते थे कि यहाँ से ये जंगल है, इसका ये रास्ता है और इधर से ऐसे जाना है। ये सारी चीज़ें उनको यूनिक बनाती थी। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं, हर रोज़ रात के अंधेरे में सिमो एक बार बाहर निकला करते थे और बाहर निकलने के बाद वो अपनी जो पसंदीदा फायरिंग पोजीशन थी अगले दिन के लिए, उसके आसपास अपना अरेंजमेंट किया करते थे। मतलब कैसे कि नेक्स्ट डे अगर वो यहाँ पे पूरा लंबा दिन निकालने वाले हैं, क्योंकि एज अ स्नाइपर आप समझ सकते होंगे और स्नाइपर्स का जो काम होता है आप समझ सकते होंगे कि एक ही जगह पे बैठे बैठे घंटों निकालने पड़ते हैं, कई बार दिन निकालने पड़ते हैं, कई दिन निकालने पड़ते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को लोकेट करके उसको शूट करने के लिए। तो ये जो चीज़ थी एक स्नाइपर के साथ होती है और यही सिमो के साथ में थी। वो क्या करते थे कि अगले दिन उन्हें, क्योंकि लंबा यहाँ पे बैठना पड़ेगा, यहीं से किलिंग करनी है, तो उसके लिए वो आसपास अरेंजमेंट करते थे आधी रात को। कितनी भी सर्दी हो, बताया जाता है -20 -30 डिग्री तक की तापमान में, गिरते हुए तापमान में भी अपने वेपन्स को युद्ध के पहले, यानी कि जब वो मिशन पर बैठते थे उसके पहले और उसके बाद में रोज़ साफ़ किया करते थे।
क्योंकि ये जो तापमान था इसमें कोई भी वेपन जम सकता है। तो ये सामने चीज़ें दिखती थी और इस वजह से ऐसा बहुत कम ऐसे सोल्जर्स थे वो जो करते थे, और जो नहीं करते थे तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। लेकिन सिमो के साथ में ये देखा गया कि -20 डिग्री के तापमान में वेपन जम सकता है, राइफल जम सकती है, तो वो कहीं सही गलत समय पर ना जम जाए तो आपके साथ में कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो इस वजह से वो उसको लगातार हर बार पहले और बाद में मिशन के साफ़ किया करते थे। ये सारी चीज़ें उनके साथ में थी। अब बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है इन पूरे ऑपरेशंस के अंदर, इन मिशंस के अंदर। एक दफ़ा की बात बताई जाती है, क्योंकि सिमो के अब जब जो किलिंग्स थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। ये बताया गया कि एक बार तो उन्होंने एक दिन के अंदर 25 किल किए थे। एज अ स्नाइपर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है, उस समय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसको कहा जाता है विंटर वॉर का। तो एक दिन में 25 किल किए थे उन्होंने। एक बार की बात बताई जाती है, एक सोवियत स्नाइपर को भेजा गया इन्हें मारने के लिए, सिमो के बारे में सोवियत यूनियन भी समझ चुका था, आर्मी समझ चुकी थी कि भाई ये किस तरह का स्नाइपर है जो बहुत ही ज़्यादा घातक है और कहाँ छुपा रहता है, एक भूत प्रेत की तरह काम करता है, तो किसी को दिखता नहीं है। सोवियत एक स्नाइपर को भेजा गया सिमो को मारने के लिए, और उसके बाद सिमो ने जब उस स्नाइपर को मार दिया तो सोवियत इतना ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि गुस्से में आ चुका था कि मोर्टार शेलिंग करवा दी थी सिमो की उस लोकेशन पे जहाँ वो तैनात थे। मतलब सोवियत यूनियन ने सिर्फ पूरी फ़ौज ने एक स्नाइपर के ऊपर पहले इसको ख़त्म किया जाएगा, इस उद्देश्य के साथ में, इस ऑब्जेक्टिव के साथ में सिमो की पूरे इस जो लोकेशन थी उस पर मोर्टार शेलिंग करा दी थी। लेकिन बहुत ही इनक्रेडिबल तरीके से सिमो यहाँ से ही बच के निकल गए थे। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस वजह से थी क्योंकि बचपन से जो उनकी प्रैक्टिस चल रही थी छुपने की, खुद को ढाल लेने की स्थिति के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, आसपास की जगह के अकॉर्डिंग छुप जाने की, तो ये उनको बहुत ज़्यादा सहायता करती थी। एक और बार ऐसा ही हुआ था कि एक तोप का गोला था जो उनके पास में आके गिरा, और उसके फटने की वजह से उनका जो जैकेट थी, बहुत मोटी जैकेट, वो जैकेट पीछे से फट चुकी थी। लेकिन मामूली सी खरोंचें आई सिमो को और उसके बाद वो यहाँ से बच गए थे। तो कई सारी चीज़ें जो थी वो छिपने की, जो उनकी कला थी, टाइम पर भाग जाने की एक रणनीति, जो उनका कौशल था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती थी। अच्छा, सिमो ने इसके बाद ये बताया, एक बार उनका इंटरव्यू लिया गया तब उन्होंने ये बताया था, और ये यहाँ पे भी उनके विंटर वॉर के दौरान भी देखा गया कि कभी भी वो पेड़ पे नहीं चढ़े। आमतौर पर जो एक भ्रम है कि पेड़ पर चढ़ के स्नाइपर जो होते हैं वो शूट करते हैं, सिमो का ये कहना था, बाकी स्नाइपर्स करते हैं इस तरह की चीज़, लेकिन सिमो का ये कहना था कि कभी भी वो पेड़ पर चढ़ के स्नाइपिंग नहीं करते थे, उस पर चढ़ के कभी निशाना नहीं लगाते थे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पर निशाना लगाने से ना सिर्फ स्थिर रहने की मुश्किल थी कि आप सटीक निशाना कैसे ही लगा पाओगे पेड़ पर चढ़ के, आपका लगातार जो निशाना, जो आपका एम है वो डिसलोकेट होगा, वो यहाँ से वहाँ हिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप पकड़े जाते हो, मान लीजिए किसी को आपकी पोजीशन का पता चल गया और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप पेड़ से उतरकर जो भागोगे उस बीच में आपको हो सकता है मार दिया जाए, आपको पकड़ लिया जाए, तो भागने का जो रास्ता है वो नहीं होता है। तो इस वजह से वो कभी भी पेड़ पर चढ़ के स्नाइपिंग नहीं करते थे। बजाय इसके उनका कहना था कि जो शाखाएं होती हैं, पेड़ की जो शाखाएं हैं, उसका सपोर्ट लेके उसको एज अ कवर यूज़ करके वो स्नाइपिंग किया करते थे। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक थी जो सिमो हाई यूज़ करते थे, वो थी कि जब आप बर्फ़ में होते हैं, इतना गहरा नीचे तक गिरता हुआ तापमान रहता है, तो मुंह से जो है वो भाप निकलती है। सर्दियों में अक्सर हम देखते हैं कि मुंह से भाप निकलती है। इस भाप को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अगर भाप निकलेगी पता चल जाएगा, लंबे समय तक बैठना है, दुश्मन को पता चल जाएगा कि यहाँ से भाप निकली, जहाँ पे कोई शख्स हो सकता है, वहाँ पे मोर्टार शेलिंग, बॉम्ब गिरा सकते हैं, वहाँ पे तोप का गोला गिरा सकते हैं, दूसरे स्नाइपर को पोजीशन बता सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या किया जाता था सिमो के द्वारा कि वो उस भाप को छुपाने के लिए मुँह में कई सारी बर्फ़ डाल देते थे, बर्फ़ के पीस मुंह में डाल लेते थे, और जिसकी वजह से क्या होता था, वो भाप नहीं निकलती थी, और इसी तरह से वो यहाँ पे बच जाते थे, दुश्मन से लगातार किलिंग करते थे। खैर, ये पूरा का पूरा जो नतीजा था उनकी इन सारी ट्रिक्स का जो टिप्स थी उनके पास में, ये सब उनको उनके पिता के द्वारा, बाकी उनके जो लोग बचपन से मिले उनके द्वारा दी गई थी, और ये सब चीज़ें लगातार चलती हैं। अब जैसे जैसे सिमो की जो किल्स थी वो बढ़ने लगी यहाँ पे विंटर वॉर के दौरान, बताया जाता है कि सोवियत संघ के लिए वो खौफ का पर्याय बन चुके थे। मतलब वो खौफ का दूसरा नाम थे सिमो हेहा। लोग उन्हें यहाँ पे बिलाया स्मेरत का नाम, ये जो था, ये एक सोवियत के जो लोग थे वो अपनी भाषा में उन्हें बिलाया सेमरत कहने लगे थे। दरअसल इसका अर्थ होता है अंग्रेज़ी में दी वाइट डेथ, मतलब वाइट डेथ जो कि बर्फ़ में छुपकर कहीं से भी सामने आ सकता है। और इसका पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता था सोवियत के लोगों के द्वारा कि एक भूत की तरह है वो, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन कभी भी पकड़े नहीं जाते, कभी सामने नहीं आता है, एक इस तरह का शख्स है। तो इसलिए उसको वाइट डेथ कहा जाता था कि सडनली एक वाइट मैदान है जंग का, और एक सोवियत सोल्जर आगे बढ़ रहा है और अचानक से वो मर जाता है, सामने कोई भी नहीं है,
पर बाद में पता चलता है कि नीचे कहीं वाइट डेथ छुपा हुआ था, यानी कि सिमो हाया छुपा हुआ था। ये सारी चीज़ें लगातार थी। अच्छा, सोवियत संघ ने इसके बाद सिमो के सर पे इनाम भी रख दिया था। एक दफ़ा उनको अपने सर्वश्रेष्ठ जो स्नाइपर होते थे, मोस्ट पॉपुलर स्नाइपर सोवियत के, उनको मारने के लिए भेजा जाता था सिमो को। अब सिमो जब यहाँ पे स्नाइपर, जो एक दफ़ा की बात है सोवियत के एक स्नाइपर आए सिमो को मारने के लिए, 2-2 3-3 दिन तक वो एक ही जगह पर बैठे रहे सिमो को खोजने के लिए। लेकिन जब फाइनली उन्हें सिमो दिखे तो वो तब दिखे जब उन्होंने अपना थोड़ा सा सिर ऊपर किया था। लेकिन सोवियत का वो स्नाइपर जो थे वो ये भूल गए थे कि जैसे ही उनका सिर ऊपर हुआ, एक गोली उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी और सिमो ने ये गोली पहले ही चला चुका था। वो पहले से ही जानते थे कि ये स्नाइपर जो है वो यहाँ पे छुपा हुआ है कई दिनों से, और उसके बाद में जैसे ही वो दिखेगा तो उसको शूट करना है। तो ये वही है दोस्तों कि जंग में कि जो पहली गोली चलाए या जो पहला प्रहार करे, पहला वार करे, ये चीज़ यहाँ पे हुई। इसके बाद सोवियत संघ के जो आर्मी थे के जनरल्स थे, उन्होंने क्या चीज़ अपनाना शुरू किया कि लोहे की जो ढालें होती हैं, लोहे के जो कवर होते हैं गार्ड्स, उनको अपने सोल्जर्स को देना शुरू किया कि सामने पहले उस लोहे के उस पूरे कवर को रखना और उसके बाद आप यहाँ से फायरिंग करेंगे। इसमें सिमो ने क्या किया और बाकी स्नाइपर्स को भी उन्होंने ये सलाह दी कि आपको ऐसे में क्या करना है कि जब वो शख्स लेटा हुआ होगा या वो एमिंग कर रहा होगा, आपको उसकी बॉडी का एक पार्ट ज़रूर दिखेगा और मोस्टली वो पार्ट होगा आप उसकी नीज़, जो उसके घुटने हैं, वो आपको ज़रूर देखेंगे। तो उस सैनिक के घुटनों पर सीधा आपको गोली मारनी है और जब वो उस गोली के बाद उसका कवर जो है वो हटेगा, देन आपको दूसरा शूट करना है। इसी तरह निशाना बनाते हुए सिमो ने दर्जनों ऐसे पर डे दर्जनों वो ऐसे लोगों को, ऐसे सैनिकों को सोवियत के मारा करते थे। तो इस तरह की एक स्किल उनकी थी और इस तरह का एक रण कौशल जिसको आप कहेंगे या कहेंगे कि स्किल, स्नाइपिंग स्किल, उसमें महारत वो हासिल कर चुके थे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी अनाउंसमेंट बताना चाहते हैं। देखिए, स्टडी IQ आपकी यूपीएससी की जर्नी को हमेशा से आसान बनाता हुआ है, मजबूत बनाता हुआ है। और अगर आप यूपीएससी CSE की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे स्टडी IQ बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज लेकर आया है। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सामने स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, इन पर जो आपको प्राइस दिख रहा है, इस पर बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप VJ लाइव कोड लगाते हैं। ये आपका कोड है, इसको लगाना मत भूलिएगा। सबसे बड़ा डिस्काउंट तो आप पाते ही हैं, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं, आसान बनाते हैं इस कोड के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपने कोर्स को परचेज़ कीजिए, क्लिक कीजिए, कोड लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो सोवियत और फिनलैंड के बीच में ये जो विंटर वॉर थी, लगातार इसके दिन जो थे आगे बढ़ते जा रहे थे। सोवियत संघ के ऊपर फिनलैंड भारी पड़ने लगा था। जो पहले उल्टा सोचा जा रहा था, अब वो इस तरह की स्थिति बन चुकी थी। सिमो हाया लगातार अपनी किलिंग्स जो थी, जो उनके किल्स थे, कंफर्म किल्स, उसे बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन फिर ये दिन आता है 6 मार्च 1940 का। 6 मार्च 1940 में कोला रीजन, जहाँ पे सिमो तैनात थे, उसके उल्स्मा जंगलों में सिमो के ऊपर दरअसल सोवियत की तरफ से एक हमला हुआ। सोवियत यूनियन की तरफ से, सोवियत के जो आर्मी थे उनकी तरफ से। यहाँ पे सिमो जब तैनात थे, उस दौरान में, उस दिन की बात बताई जाती है कि ये जो 6 मार्च का दिन था, उस दिन वो कम से कम 13 किल कर चुके थे अब तक। लेकिन अचानक से एक रूसी सैनिक की एक्सप्लोसिव बुलेट आके सीधा सिमो के जबड़े में लगती है और वो इस तरह से लगी थी कि उनका जो लेफ्ट जबड़ा था, पूरा गाल, बायां गाल उनका, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, ये उड़ चुका था, ख़त्म हो गया था। सिमो ऑन द स्पॉट बेहोश हुए। बेहोश जब हुए तो वो दरअसल बेहोश हुए थे, लेकिन आसपास के जो सैनिक थे उनके साथ के फिनलैंड के, उन्होंने सोचा कि वो मारे जा चुके हैं, क्योंकि गोली जिस तरह से आके लगी थी तो यानी उनको लगा कि ये ख़त्म हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। उन्हें मृत समझकर बाकी जो शव थे वहाँ पे फेंक दिया गया, वहाँ पे रख दिया गया। इसके बाद सडनली एक और सैनिक ने फिनलैंड के, उनके पैर में कुछ हलचल देखी और तब उनको पता चला कि नहीं, ये दरअसल असल में तो ये जिंदा है। इनको इसके बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो पता चला कि वो कोमा में चले गए। कोमा में रहे और इसके बाद करीबन बताते हैं 6 मार्च से 13 मार्च, आप देखिए कि कुछ ही दिन के बाद में उन्हें जब होश आया, 13 मार्च को जब होश आया तब तक विंटर वॉर ख़त्म हो चुकी थी। 13 मार्च वो दिन था जब विंटर वॉर ख़त्म हुआ, युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुए, पीस ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। उसके साथ ही फिनलैंड ने अपनी स्वतंत्रता बचा ली थी सोवियत यूनियन से। वो आर्मी जो कि 7.5 लाख सैनिकों के साथ में मार्च कर चुकी थी, 3 लाख सैनिकों के ऊपर, सैकड़ों टैंक्स के साथ में, फाइनली एक स्नाइपर ने, ये कहा जाता है ओवरऑल विंटर वॉर के अंदर कि एक स्नाइपर ने पूरी सोवियत की आर्मी को हरा दिया था। तो यहाँ पे खुद घायल हुए बुरी तरह से। उन्होंने अपना पूरा फेस का जो शेप था उनका वो बिगड़ चुका था, जबड़ा अपना पूरा गवा चुके थे। लेकिन इसके बावजूद महज 6 दिन 7 दिन का कुछ अंतर रहा उनके और जो जंग ख़त्म हुई उसके बीच में, लेकिन वो यहाँ पे सोवियत को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके थे, एक तरह से अपने फिनलैंड को, उसकी स्वतंत्रता को बचा चुके थे। कुल मिलाकर सिमो का जो युद्ध का पूरा समय रहा है वो 98 डेज़ का रहा। 58 दिन वो युद्ध में रहे
नवंबर 1939 से लेकर मार्च के शुरुआती हफ्ते तक 1940 तक, है ना। इन 98 दिनों में उन्होंने 505 कंफर्म किलिंग्स की। 505 कंफर्म किल्स थे उनके नाम पर, और ये एक ऑफिशियल आंकड़ा था जो बाद में जारी किया गया, बताया ये जाता है कि जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो इससे ज़्यादा है। टोटल ओवरऑल उन्होंने 543 किल्स किए थे, जिसमें उन्होंने जो सब मशीन गन थी, कभी कभी वो उससे भी किलिंग करते थे। 505 वो हैं जो उन्होंने अपनी स्नाइपर से मारे हैं सोवियत के सैनिक। तो ये आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा इसको कहा जाता है, और इसी के बाद उन्हें ग्रेटेस्ट स्नाइपर का खिताब जो था वो मिला था। मतलब एक तरह से उनको कहने लगे थे लोग अब तक का सबसे बड़ा स्नाइपर। 17 फरवरी 1940 को जब ये पूरा ख़त्म हुआ विंटर वॉर, तो फिनलैंड की सरकार ने उन्हें हीरो ऑफ फिनलैंड का अवार्ड दिया, उससे नवाजा, और कोला रीजन का पुरस्कार था, कोला क्रॉस, वो भी उससे भी सम्मानित किया गया आर्मी के द्वारा। ये सारी चीज़ें लगातार हुई। इसके बाद सोवियत सरकार ने उनको एक M28 खुद से एक जो राइफ़ल थी वो भी दी। ये बताया जाता है कि वो राइफ़ल जो थी वो सिर्फ उन्होंने अपने घर पे ऐसे ही रख दी। सिमोने पुरानी राइफ़ल जो उनकी थी, जो युद्ध में भी उनके साथ रही, पहले से भी शिकारी जब वो थे उस समय से उनके साथ में रहती थी, उसी का वो आगे यूज़ करते थे। नई राइफ़ल जो थी उसको सिर्फ उन्होंने एक गिफ्ट के तौर पर रख दिया था। ये सारी चीज़ें चली। उनसे जब पूछा गया कि आखिर आपने कैसे इतना बड़ा खिताब जो है वो प्राप्त किया, कैसे 505 किलिंग की, और कितने अच्छे सर्वश्रेष्ठ स्नाइपर आप कैसे बने, तो उन्होंने एक वर्ड में अपना आंसर ख़त्म किया था। उन्होंने कहा कि अभ्यास, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस है जिसकी वजह से मैं कर पाया। और उनसे जब पूछा गया कि जो आपने किया, कि आपको उस पर कभी पछतावा नहीं होता या कुछ ऐसा नहीं लगता कि कितने लोग मारे जा चुके हैं आपकी वजह से, आपने मारे, तो उन्होंने कहा मैंने वही किया जो मुझे करने को कहा गया और जितना अच्छा मैं कर सकता था। ये लाइन थी सिमो हैहा की। खैर, सिमो के जबड़े की 26 सर्जरियाँ हुई। 26 सर्जरी अलग अलग समय पर हुई। बताया जाता है कि उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की हड्डियाँ, अलग अलग पार्ट का फ्लैश लेके उनके मुंह पर लगाया गया, उस साइड में जहाँ जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, डैमेज हो चुका था, और बाद में उसका एक बार फिर से रीस्ट्रक्चर उसको उनके फेस को किया गया। लेकिन कभी वो पूरी तरह से बोल नहीं पाए ठीक से, और यही शायद कारण था कि वो लोगों से दूर एक जंगल में अपने जहाँ पे अपना खेत था वहाँ पे रहा करते थे। युद्ध के बाद में उनका जो घर था, वो जो उनका खेत था, वो अब सोवियत की सीमा में आने लगा था, तो ये थोड़ा डेमोग्राफी भी चेंज हुआ था। अब इस समय पर सरकार को जब पता चला कि उनका इस इलाके में घर पड़ा जहाँ पे सोवियत की सीमा के अंदर अब वो आने लगा है, तो यहाँ फिनलैंड की सरकार ने उनको एक नया घर दिया, नया खेत दिया, और उसके बाद वहीं पर आगे का जो जीवन था वो अपना सिमो ने बताया है। मूस का, डियर का शिकार करते हुए ये सारी चीज़ें लगातार वो करते थे। और ये भी उन्होंने कई बार कहा, जब उनसे कहा गया कि आप लोगों से बातचीत नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मैं जानवरों से बात करता हूँ, मैं जानवरों से बात करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लोगों से कम। ये सारी चीज़ें थी। फिनलैंड के हीरो बन चुके थे, सेलिब्रिटी बन चुके थे। बताया जाता है फिनलैंड के जो राष्ट्रपति थे वो कई बार हंटिंग ट्रिप्स पर जाते थे, सिमो हैहा के साथ हंटिंग करते थे, और उसके बाद कई सारे बड़े बड़े जो अवार्ड थे वो भी उनको दिए गए। फिनलैंड के अंदर लेफ्टिनेंट की रैंक तक प्रमोट किया गया। साल 2001 में क्यामी इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल्ड वेटरन्स, इसमें जाके, इसके एक अस्पताल में जाके भर्ती होते हैं। बहुत ज़्यादा उम्र अब तक हो चुकी थी, और इसके बाद देखा गया कि 1 अप्रैल 2002 का दिन था जब नेचुरल डेथ सिमो की हो जाती है। उनको कोई ऐसी तरह की बीमारी नहीं थी, उम्र दराज हो चुके थे, उम्र बढ़ रही थी, और फाइनली 96 साल की उम्र थी। आप सोचिए, 96 साल की उम्र में सिमो हैहा का, जो डेडलिस्ट स्नाइपर जिन्हें कहा जाता था, उनका निधन हो जाता है। उनसे जब पूछा गया था कि आप कैसे बने इतने घातक स्नाइपर, तो ये बात आप सबको याद रखनी चाहिए। और ना ही सिर्फ इसलिए कि आपको अगर स्नाइपर बनना है या आपका कोई भी गोल हो, कोई भी आपका सपना हो किसी जगह पहुंचने का, उनका ये आंसर आपको याद रखना चाहिए। उनसे पूछा गया था कि आप घातक स्नाइपर कैसे बने इतने ज़्यादा ग्रेटेस्ट, तो उन्होंने कहा अभ्यास, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस ही है जो आपको अव्वल बनाती है। आप शानदार हो जाते हैं प्रैक्टिस कर करके। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी आपका गोल है आप उसको 100% 200% अचीव करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड सिमो हैहा के बारे में। काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे कि आखिर स्नाइपर्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट स्नाइपर कौन है। और स्नाइपिंग की ये जो स्किल है बहुत ही दुर्लभ होती है, जिन लोगों के अंदर होती है वो काफ़ी दुर्लभ होते हैं। ये इसको प्रोजेक्ट करना पूरी तरह से जंग के मैदान में बहुत टफ होता है, और जो लोग इसको कर पाते हैं उनको हमारा सलाम है। तो दोस्तों, अब आगे ऐसे ही और भी कहानी एपिसोड जो है वो आपको मिलते रहेंगे। आप भी बताइएगा कहाँ पे आपको किस तरह से, कौन से टॉपिक पे कहानियाँ चाहिए, किससे चाहिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।